फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे CPC 1908 के बारे में, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जो कि किसी भी सिविल मामलों की प्रोसीजर को बताता है। यानी कि हमारे जो क्रिमिनल मामले हैं इंडियन पीनल कोड में, जो भी ऑफेंसेस हैं उनकी प्रोसीजर हमारी CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 बताती है, और हमारे सिविल मामलों की क्या प्रक्रिया होगी तो उसके लिए प्रोसीजर CPC 1908 में बताई गई है। CPC 1908 जो हमारी है, इसका एक्ट नंबर 5 है और यह इम्फोर्स में आई है 1 जनवरी 1909 से, और यह साइन हुई थी, इसको असाइंट मिली थी 21 मार्च 1908 में। तो आज हम जानेंगे CPC क्या है, CPC को कैसे पढ़ना है और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो CPC में सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी सेक्शंस हैं और इसमें कितने ऑर्डर्स हैं। CPC को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वह इसकी सेक्शंस हैं जो 1 से लेकर 158 तक हैं, और इसका सेकंड पार्ट ऑर्डर्स है जो कि प्रोसीजर को बताता है। इसमें 51 ऑर्डर्स हैं जिसको हमें पढ़ना है। इसमें से यदि हम देखें कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें सेक्शंस को बताया गया है, तो फर्स्ट सेक्शंस में इसका नाम बताया गया है कि CPC जो है हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 होगी, और इसका इन्फोर्समेंट 1 जनवरी 1909 से हुआ है। और यह इसका विस्तार कहाँ तक है, तो इसका विस्तार नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। इसमें यदि जो हमारे जनजाति क्षेत्र और नागालैंड राज्य है, इन पर यदि राज्य सरकार चाहे तो गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ शर्तों के साथ इसको जनजाति क्षेत्र और नागालैंड राज्य में भी लागू कर सकती है। इसके बाद यदि हम देखें कि इसका जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस की बात करता है। डेफिनेशंस इसमें सेक्शन 2(1) से लेकर 220 तक दी गई हैं। तो इसमें यदि हम डेफिनेशंस को देखें तो इसकी डेफिनेशंस क्या है, यह हमारी CPC जो 1908 है, इसके पहले जो पुरानी CPC थी वो 1859 की थी। इसके बाद अमेंडमेंट होते रहे, जो फाइनली 1908 तक पहुंचकर ये हमारी CPC जो अभी वर्तमान में लागू है वो 1908 है, जिसका एक्ट नंबर 5 है। अब हम इसकी आगे बढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। सेक्शन 2(1) में डेफिनेशन यानी कि संहिता को बताया गया है। संहिता के अंतर्गत क्या आता है, इसमें हमारे सेक्शन 2(1) में बताया गया है कि संहिता के अंतर्गत रूल आते हैं। इसका जो सेक्शन 2 क्लॉज 2 है, इसमें डिक्री को बताया गया है। डिक्री क्या है और डिक्री के अंतर्गत क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो डिक्री जो हमारा पोर्शन है डिक्री का, ये बहुत ही बड़ा पोर्शन है, जो कि इससे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो प्री में भी बनते हैं और मेंस में भी बनते हैं, और हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिक्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए हम डिक्री को एक अलग से लेक्चर के द्वारा किसी अलग लेक्चर में सिर्फ डिक्री की ही बात करेंगे, जिसमें डिक्री को डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि डिक्री के अंतर्गत ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, यानी कि जिस न्यायालय ने उसको दी है उससे संबंधित है। वाद में केस सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है, और वह या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है। यानी कि हमारी जो डिग्री है वो प्रारंभिक भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है। इसके बाद यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण आता है। किंतु डिक्री के अंतर्गत क्या नहीं आता है ये भी हम देख लेते हैं। ना तो कोई ऐसा न्याय निर्णय, यानी कि ना कोई ऐसा एडजुडिकेशन जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, वह डिक्री के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें जो सेकंड है
ना व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट के लिए खारिज करने का कोई डिफ़ॉल्ट डिक्री के अंतर्गत नहीं आएगा। इसका 2(3) जो है वह बात करता है डिक्रीदार, यानी कि डिक्री होल्डर, जिसके पक्ष में डिक्री पारित की जाती है वह व्यक्ति डिक्री होल्डर कहलाता है। इसके बाद हम 2(4) पर यदि आते हैं तो 2(4) जो है डिस्ट्रिक्ट की बात करता है, जिला। इसमें लिखा है ये जिला से आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं आती हैं। इसके बाद सेक्शन 2(5) इसमें विदेशी न्यायालय को बताया गया है। जो भारत की सीमाओं से बाहर स्थित कोई न्यायालय जिस पर भारत की केंद्र सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है वह विदेशी न्यायालय कहलाएगा। इसके बाद 2(6) में विदेशी निर्णय को बताया गया है। विदेशी निर्णय से अभिप्रेत जो विदेशी न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाते हैं वो विदेशी निर्णय कहलाते हैं। इसके बाद सेक्शन 2(7) सरकारी प्लीडर। सरकारी प्लीडर के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी आता है जो सरकारी प्लीडर के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी आता है जो अभिव्यक्त रूप से कृत्यों के उन्हीं में से पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया, यानी कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कोई गवर्नमेंट प्लीडर वह सरकारी प्लीडर कहलाएगा। सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अधीन कार्य करता है जो। इसके बाद 7A में हाईकोर्ट को बताया गया है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में हमारा कलकत्ता हाईकोर्ट अभिप्रेत है। इसके बाद सेक्शन 7B इसके अंतर्गत इसमें जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था 2009 में जम्मू कश्मीर का, वो 31 अक्टूबर 2019 में अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को इसमें ऐड किया गया है। तो इसके अंतर्गत भारत से अभिप्रेत जम्मू कश्मीर राज्य को भी शामिल किया गया है भारत के अंतर्गत। इसके बाद जो हमारा 2(8) है न्यायाधीश से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। इसके बाद 2(9) जजमेंट निर्णय से अभिप्रेत डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है। इसके बाद सेक्शन 2(10) निर्णीत ऋणी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है, यह हमारा निर्णीत ऋणी कहलाएगा। इसके बाद 2(11) है। 2(11) में विधिक प्रतिनिधि को बताया गया है कि विधिक प्रतिनिधि कौन व्यक्ति होगा। विधिक प्रतिनिधि के बारे में सेक्शन 50 में भी बताया गया है, यानी कि सेक्शन 50 में भी विधिक प्रतिनिधि की बात की गई है। यहाँ पे जो सेक्शन 2(11) में विधिक प्रतिनिधि है वह बात करता है कोई भी मृत व्यक्ति जो मर जाता है व्यक्ति उसकी संपदा को, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को जो भी रिप्रेजेंट करेगा वह व्यक्ति उसका रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। इसके बाद सेक्शन 2(12) में अंतःकालीन लाभ के अंतर्गत संपत्ति के ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं जो संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हैं या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था वह लाभ आएंगे, किंतु इसके अंतर्गत सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। इसमें 2(13) में जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत उगती हुई फसलें आती हैं, यानी कि जो फसल हमारी खेतों में है वह उगती हुई फसलें इसके अंतर्गत आएंगी। इसके बाद 2(14) ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आदेश वह हमारा 2(14) में बताया गया है। ऑर्डर के अंतर्गत किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, यानी कि कोई भी न्यायालय के द्वारा कोई भी विनिश्चय किया गया है उसकी अभिव्यक्ति इसमें जो बताया गया है वह अभिप्रेत है जो कि डिक्री नहीं है, यानी कि निर्णय के ऑर्डर के अंतर्गत आदेश के अंतर्गत डिक्री नहीं आएगी। इसके बाद 2(15) में प्लीडर न्यायालय से
किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपसंजात होने वाले या अभिवचन करने वाले, यानी कि जैसे कि वकील, अधिवक्ता जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल, जो कि किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी तरफ से बोलने का अधिकार होता है, वह हमारे प्लीडर कहलाते हैं। इसके बाद 216 विहित। विहित से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। विहित के अंतर्गत, इस संहिता के अंतर्गत जो भी नियम बताए गए हैं, बनाए गए हैं, वह नियम इसमें आएंगे। इसके बाद 217 लोक अधिकारी, पब्लिक ऑफिसर। 217 में जो पब्लिक ऑफिसर बताया गया है, वो इस संहिता के लिए जहाँ कहीं भी पब्लिक ऑफिसर वर्ड आएगा, वह यहाँ से लिया जाएगा कि पब्लिक ऑफिसर कौन होगा। 217 में लिखा है, इससे वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी वर्णन के अधीन आता है। यानी कि इसमें जो बताई गई हैं कि कौन कौन व्यक्ति पब्लिक ऑफिसर होगा, वही व्यक्ति पब्लिक ऑफिसर इस संहिता के लिए माना जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे हर न्यायाधीश, यानी कि कोई भी एनी मजिस्ट्रेट यानी जज, इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद 2V अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य, यानी कि अखिल भारतीय सेवा का कोई भी मेंबर। इसके बाद 2C संघ की सेना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स। इसके बाद नौसेना या फिर वायुसेना, हर आयुक्त ऑफिसर, राजपत्रित, गजट, जब तक कि वह सरकार के अधीन सेवा करता रहे, वह ऑफिसर इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद 2D न्यायालय का हर अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए। यानी कि न्यायालय में कोई भी ऑफिसर या फिर कोई भी वर्कर जो कि उसके न्यायालयों के निर्णयों से या फिर किसी भी कार्य से संबंधित कोई वर्क करे जो कि कोर्ट में किए जाते हैं, वह इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद ई जो है, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने के लिए या फिर सशक्त रहने के लिए रखने के लिए है, वह भी पब्लिक ऑफिसर के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें 2F बताया गया है। 2F के अंतर्गत सरकार का हर अधिकारी, ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, यानी कि पुलिस इसके अंतर्गत आ जाएगी, जो कि लोकक्षेम या फिर स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए है, वह पब्लिक ऑफिसर कहलाएगा। इसके बाद 2F के बाद 2G हम देखते हैं। 2G में हर अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या फिर व्यय करे या फिर उसकी ओर से उसका सर्वेक्षण करे, निर्धारण करे या संविदा करे। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि सरकार किसी को जब्त करती है, प्रॉपर्टी को, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी जब्त करती है, तो उस प्रॉपर्टी को रखे, उसकी सुरक्षा करे। यानी कि सरकार कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि खराब होने की संभावना है, तो उसको वह ऑफिसर बेचने या फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट पर देने की अधिकार रखता है, वह ऑफिसर इसके अंतर्गत आ जाएगा। 2G के बाद हम 2H देखते हैं। 2H हर अधिकारी जो सरकार की सेवा में है या उससे वेतन प्राप्त करता है, यानी कि गवर्नमेंट को सेवा दे रहा है या फिर गवर्नमेंट से वेतन ले रहा है, तो वह अधिकारी इसके अंतर्गत आ जाएगा, जो कि पब्लिक ऑफिसर कहलाएगा। इसके बाद हम 218 पे आते हैं। 218 में नियम से प्रथम अनुसूची के अंतर्गत, यानी कि धारा 122 और 125 के अंतर्गत जो भी फॉर्म्स बताए गए हैं, उनमें जो भी नियम है, वह इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद 219 निगम अंश के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत स्टॉक, डिवेंचर नियम और प्रारूप अभिप्रेत हैं। यानी कि जो हमारे कंपनीज होती हैं, उसमें निगम अंश में कोई भी लोन के लिए डिवेंचर्स वगैरह भरे जाते हैं, वो सब इसके अंतर्गत, और फॉर्म्स भी इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद 220 जो है हमारा, वो हस्ताक्षरित के बारे में बात करता है, जिसे हम साइन कहते हैं। तो 220 में जो हमारे निर्णय होते हैं, डिक्री होती हैं, इनको छोड़कर हस्ताक्षरित के अंतर्गत स्टाम्पित आता है। तो हमने आज देखा हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में। इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो इसमें सेक्शन 3 जो है वो न्यायालयों की अधीनस्थता के बारे में बात करता है, यानी कि न्यायालय, कौन से न्यायालय किन न्यायालयों के अंतर्गत अधीनस्थ होंगे, मतलब उनके अंतर्गत आएंगे। तो इसमें अगर हम देखें
इस संहिता के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, यानी कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अधीनस्थ है, सबॉर्डिनेट है। इसके बाद जिला न्यायालय से अवर श्रेणी का हर न्यायालय, यानी कि जिला न्यायालय से नीचे का हर न्यायालय जो सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय हमारा जिला न्यायालय और यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अधीनस्थ होगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम डिक्री को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।